हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकीपुर पर। तो पिछली दो क्लासों में हम बात कर रहे थे वर्ष 2022 में हुए कक्षा 10 के गणित के पेपर के बारे में, जिसमें मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 के सभी खंडों के हल करवा दिए थे। इस क्लास में हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 से लेकर प्रश्न संख्या 7 के। तो इन प्रश्नों के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वो सारे के सारे 4 से लेकर 6 नंबर के बीच के हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5 तो फर्स्ट सवाल बोला जा रहा है, tan 52 अंश इंटू tan 60 इंटू tan 38 इंटू tan 30 बराबर में सिद्ध करना है एक। ठीक है, तो क्या करना है, LHS को उठा लीजिएगा। LHS बराबर tan 52 अंश इंटू tan 60 इंटू tan 38 इंटू tan 30। क्या करना है, देखो tan 60 और tan 30 का तो मान मुझे पता है, tan 52 और tan 38 का मान पता नहीं होता है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिएगा 90 माइनस थीटा के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं tan 90 माइनस 38। 90 में से 38 घटाओगे 52 बचेंगे। tan 60 का मान होता है √3। इसको जैसे का तैसा रखना है tan 38। tan 30 का मान होता है 1/√3। √3 से √3 कट जाएगा। tan 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में पहुंचता है और tan बदल जाएगा। tan बदलता किसमें, कॉट में बदल जाता है। तो यहां हो जाएगा cot 38 इंटू tan 38। कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट का व्युत्क्रम होता है 1/10 इंटू हो जाएगा tan 38। tan 38 से tan 38 कट जाएगा, बराबर में क्या आएगा 1, यानी कि LHS बराबर किसकी है, RHS की। चलिए सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखो क्या बोला जा रहा है। अगले सवाल में बोला जा रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है इस प्रश्न पत्र में वो क्वेश्चन सांख्यिकी से आया है। तो सांख्यिकी से जो प्रश्न आया है उसको देखते हैं। इसमें दिया गया है बारंबारता और वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दिया गया है 500 से लेकर 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से लेकर 600। उसके बाद बारंबारता दी गई है बारंबारता दी गई है 12, 14, 8, 6 और 10। आपसे पूछा गया है कि माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको इस प्रश्न में। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे xi का मान पता होना चाहिए। बारंबारता को तो हम बोल देते हैं fi है। xi का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, xi ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल दिया गया है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दीजिएगा। तो
एक्स आई का मान निकल आएगा, यानी कि 500 प्लस 520 बटे 2। दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। तो 1020 बटे 2 भाग दोगे तो 510 बनेगा। इसी प्रकार जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 560 1060 हो जाएगा। 1060 में जब 2 का भाग दोगे तो 530 आएगा। उसके बाद 550, उसके बाद आएगा 570 और उसके बाद आएगा 590। अब क्या करना है, अब इसमें से किसी एक पद को मान लेना है कल्पित माध्य। इसमें हम कौन सी विधि यूज कर रहे हैं, इसमें हम विधि यूज करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि। तो हम क्या कर रहे हैं, 550 को मान लिया मैंने ए है, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, अब हमें ज्ञात करना होगा यू आई का मान। तो यू आई कैसे निकालते हैं, यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच। यहां पर जो एच होता है वो होता है वर्ग अंतराल की माप, क्या कह सकते हो, वर्ग माप, ठीक है। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई का पहला पद कितना है 510 और ए कितना माना है मैंने 550 माना है। यानी सबसे पहले क्या करना है, 510 में से 550 को माइनस कर देना है और बटे। वर्गमाप, वर्गमाप का मतलब होता है वर्ग अंतराल में चलने वाला अंतर, कितने का अंतर चल रहा है। तो 500 से 520 तक जा रहे हैं, अर्थात 20 का अंतर चल रहा है। तो यहां पे कितने का लगेगा भाग, 20 का भाग लगेगा। तो 20 का जब इसमें भाग दोगे कितना हो जाएगा, देखो यहां बचेगा कितना, यहां बचेगा माइनस का 40 बटे 20। इसको इससे काट दोगे माइनस का 2 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 530 में से 550 को घटाएं तो कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। फिर 550 में से ही 550 को घटाओगे तो 0 बचेगा और 0 में 20 का भाग देने पर ही 0 ही आएगा। उसके बाद 570 में से 550 को घटाओगे 20 बचेगा, यानी कि 20 बटे 20 हो जाएगा, अर्थात 1 आएगा। उसी प्रकार 590 में से 550 को घटाओगे तो 40 बचेगा और 40 में 20 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अगला कॉलम क्या बनेगा, अगला कॉलम बनेगा इसमें एफ आई और यू आई, यानी एफ आई इंटू यू आई, इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिएगा। एफ आई का मान कितना है, एफ आई का पहला पद है 12, 12 गुणा जब -2 में करोगे कितना आएगा, 12 दूनी 24, माइनस का 24 हो जाएगा। उसके बाद 14 का गुणा -1 में करोगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। 8 का गुणा 0 में करोगे तो 0 ही रहेगा। 6 का गुणा 1 में करोगे तो 6 हो जाएगा और 10 का गुणा 2 में करोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पर बारंबारता का सबसे पहले योग कर देना है सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई और यू आई, दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका योग कीजिए, इसका योग क्या बनेगा, माइनस का 24 और माइनस का 14 है, माइनस का 38 हो गया और ये प्लस का 26 हो गया, यानी कि माइनस का 38 प्लस का 26। अब -38 में से प्लस जब 26 करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 12। सिग्मा एफ आई और यू आई का मान हो गया माइनस का 12 और यहाँ पे इन दोनों को जब इनको सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 और 14 हो जाएगा 26, 26 में जब 8 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 34, 34 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 40 और 40 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 50। ये हो गया मान। अब देखो मैंने माना क्या था प्रश्न में, मैंने माना था, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बराबर, यानी कल्पित माध्य जिसको हम बोलते हैं ए बराबर मैंने माना था 550, ठीक है। सिग्मा एफ आई और यू आई का मान कितना निकला है, यहाँ पे वर्ग माप और लिख लो
वर्गमा यानी कि h बराबर कितना है, h बराबर निकला था 20, यानी कि जिसमें अंतर यानी कि वर्ग अंतराल में जो अंतर चल रहा था उसको हम बोलते हैं वर्गमा। तो यहाँ पे फिर से सिग्मा एफ आई और यू आई का मान जो हमने निकाला है वो कितना निकला है, -12 निकला है, और सिग्मा एफ आई का जो मान निकाला है वो कितना निकला है, 50। ठीक, अब समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पे सबके मान रख देने हैं। सिग्मा ए का मान कितना है, ए का मान है 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान -12, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 50 इंटू 20, 0 से 0 कट गया, 550। यहां देखिए यहां कितना हो गया, -24 बटे में हो गया 5, 5 का दे दो इसमें भाग, जब इसमें 5 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, यानी कि 550 माइनस हो जाएगा 5 और 20, बचेगा मेरे पास 4, 4 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे 40 होगा, 5 8 40, घटा दो इसको, 4.8 घटा दो 550 में से, तो सीधा सीधा 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 46 बचेगा, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 545.2, ये हो जाएगा इसका समांतर माध्य। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सभी ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरे इस प्रश्न पत्र के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। कल की क्लास में आपको एक नए पेपर के साथ, कल की क्लास में एक नए पेपर को सॉल्व करवाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में बोला गया है निम्नलिखित बंटन का माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी फिर से वर्ग अंतराल दिया गया है, और बारंबारता दी गई। वर्ग अंतराल कुछ इस प्रकार है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, ये दिया गया वर्ग अंतराल। बारंबारता दी गई है 14, 56, 60, 86, 76, 74, 62 और 48, ये दी गई है बारंबारता। कहा गया है माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना चाहिए, सबसे पहले मुझे ज्ञात होना चाहिए n का मान, यानी कि संचयी बारंबारता की सहायता से हमें बारंबारता का योग निकालना होगा। तो सबसे पहले निकाल लीजिएगा संचयी बारंबारता।
संचयी बारंबारता क्या होगी, पहला पद जैसे का तैसा 14, 14 में 56 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 में 60 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 में 86 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 8 3 11 का 1 1 और 1 2। 216 में 74 को जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1 7 1 8 1 9 290 हो जाएगा। 290 में फिर 62 जोड़ लीजिएगा कितना बनेगा, 62 जोड़ने पर 2 9 6 15 का 5 हासिल 1 2 और 1 3 352 बनेगा। 352 में 48 जोड़ दीजिएगा तो बनेगा 400। ये आ गया आपका मान, यानी कि n का जो मान हुआ, n बराबर कितना हो गया 400। अब मध्य का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात होना चाहिए, n/2 वहां पर। n/2 का पद निकाल लो, यानी कि 400/2 बराबर 200। 200वां पद कहां होगा, यहां तो 130 हो गया। 200वां पद जो होगा वो 216 में होगा। 216 के ठीक जस्ट सामने वाला पद क्या कह सकते हो, 216 के ठीक सामने वाली बारंबारता जो होती है उसको हम स्मॉल f बोलते हैं, और जो संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाले पद को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल F बोलते हैं। ठीक है, और संचयी बारंबारता का जो 200वां पद जो है जिस पद में आता है उसके वर्ग अंतराल को हम L1 और L2 बोलते हैं। L1 होती है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और L2 होती है वर्ग अंतराल की उच्च सीमा। यानी कि हमने वर्ग अंतराल की सारणी की सहायता सबके मान निकाली है। L1 बराबर कितना है, L1 बराबर है 30, L2 बराबर है 35, स्मॉल f बराबर आ गया आपका 86 और कैपिटल F बराबर आ गया 130। अब क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f पुस्तक में होता है n/2 माइनस कैपिटल F। ये होता है माध्यिका का फॉर्मूला। तो लगा दीजिएगा, L1 का मान 30 प्लस L2 का मान 35 माइनस 30 बटे स्मॉल f का मान 86, n/2 का मान निकाला था 200 निकला था, माइनस स्मॉल f कैपिटल F का मान था 130, यानी कितना हो जाएगा 30 प्लस यहां कितना बचा 5/86, यहां बचेगा मेरे पास 70। 14 से काट दीजिएगा, 14 छंग 84, 14 पंचे 70, 6 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, यानी 30 प्लस 0.6 8 48, 2 बचेगा, फिर से 0 बढ़ा दिया, 20 हो गया, 6 तिया 18, फिर से 2 बचा, फिर से भाग दोगे तो 6 तिया 18, इसी क्रम में चलते चले जाओगे, यही रहेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 30.83, यानी कि जो माध्यिका होगी वो 30.83 होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या बोला गया, अगले सवाल में बोला गया है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है, बोला गया है एक भवन है, एक शिखर है,
बोला है एक भवन से एक केबल टावर के शिखर, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। और बोला गया है और इसके पाद का अवनमन कोण, अर्थात पाद का अवनमन कोण यानी केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। ये वाला जो कोण है ये 45 अंश। आपको ज्ञात करना है केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर कितना ऊंचा है। देखो एकांतर कोण की सहायता से ये वाला कोण भी 45 अंश का हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर नाम दे दें ए बी सी डी और ई। ठीक है, मान ले रहा हूं मैं कि केबल टावर की जो ऊंचाई है वो h है, h मीटर। भवन की आपको ऊंचाई दी गई है 10 मीटर। अगर ये 10 है यानी ए भी 10 होगी तो सी डी भी 10 होगी। जब सी डी 10 हो गई तो डी ई कितनी बचेगी, यानी कि संपूर्ण ऊंचाई ई से लेकर सी तक तो h है, तो डी से लेकर ई तक बनेगी आपकी ऊंचाई जो बचेगी वो h माइनस 10 मीटर बचेगी। ये होगी आपकी आकृति सवाल के अकॉर्डिंग। आप देख लो दिया क्या है, मुझे प्रश्न में दिया है भवन की ऊंचाई बराबर दी गई है 10 मीटर। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण बराबर 60 अंश। टावर के पाद का अवनमन कोण पैंतालीस। एकांतर कोण की सहायता से कोण ए सी बी बराबर होगा एकांतर कोण से कोण ए सी बी बराबर होगा कोण सी ए डी, यानी कि कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 45 अंश का। अब और से देखो, अगर हम इस बार त्रिभुज की बात करें ए सी बी, तब त्रिभुज ए सी बी में tan 45 लंब और आधार, tan 45 बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। tan 45 का मान 1, ए बी का मान 10, बी सी का मान बीसी बराबर कितना हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा 10 मीटर। अगर ये 10 मीटर हो गया तो ये भी तो 10 मीटर हो जाएगी एडी। ठीक है, मान लो माना टावर की ऊंचाई h मीटर, टावर की ऊंचाई मैंने h मीटर मान ली।
ठीक है। अब टावर की ऊंचाई h मीटर होगी, यानी कि E से लेकर C तक की ऊंचाई h मीटर होगी। DE कैसे निकालो? DE बराबर कितनी होगी? तब DE बराबर हो जाएगा CE माइनस CD, यानी कि h माइनस 10। पुनः त्रिभुज, अब ADE की बात करते हैं। ADE में tan 60 बराबर लंब h माइनस लंब कितना है? DE बटे हो जाएगा AD। tan 60 का मान √3, DE का मान h माइनस 10 और AD का मान 10। इसको इधर भेज दो तो ये बन जाएगा 10√3 बराबर h माइनस 10, यानी कि h बराबर हो जाएगा 10√3 प्लस 10। 10 कॉमन ले लो तो बनेगा √3 प्लस 1। अब उसने बोला है कि √3 का मान 1.732 हो, क्योंकि √3 बराबर होता है 1.732, तो h बराबर हो जाएगा 10, क्वेश्चन में हो जाएगा 1.732 प्लस 1, यानी कि 10 गुणा 2.732, 10 का जब गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 27.32 मीटर। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यानी कि दो समीकरण दिए गए और वज्र गुणन से आपको इन समीकरणों को हल करना है, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 8। इन समीकरणों को सही से लिख लेंगे हम। 2x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, माइनस 5 बराबर 0, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करना है? अब इनकी कर देनी है तुलना। पहले वाले समीकरण, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, वज्र गुणन लगा। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन क्या होती है? वज्र गुणन विधि होती है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1 बटे 1 के बटे में होता है a1 b2 माइनस a2 b1। पहले वाले समीकरण की जितने भी मान होते हैं उनको a1 b1 c1, और दूसरे वाले समीकरण को मानते हैं हम a2 b2 और c2। तो इसके हमें क्या करने, मान रख देने x बटे, ये दोनों पद बंद हो जाएंगे b1 का गुणा c2 में, यानी 1 गुणा माइनस का 8 माइनस b2, यानी कि 2 का गुणा माइनस 5 में बराबर
बाई बटे A2C1, यानी कि बाई बटे का मतलब हो गया बी वाले पद बंद, बीच वाले पद बंद, तो A2 यानी 3 का गुणा 5 में, 3 गुणा माइनस का 5 माइनस A1C2 2 का गुणा -8 बराबर 1 बटे A1B2, 1 बटे का मतलब हो गया अचर पद बंद हो जाएंगे, A1B2 2 का गुणा 2 में माइनस A2B1 3 का गुणा 1 में, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए सबका, x बटे क्या बनेगा 8 का गुणा जब 1 में करोगे माइनस का 8 बनेगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10 बराबर y बटे, y के बटे में आ जाएगी 5 दिया 15 माइनस का 15 माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे क्या बना 1 बटे बनेगा 2 दूनी 4, 4 में से माइनस कर दो 3, 4 माइनस 3, दो बचा क्या x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। अभी क्या करना होता है, अब लास्ट जो प्रोसेस होती है सवाल में वो x के पद यानी पहले पद को तीसरे पद के बराबर कर दो, यानी x बटे 2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार दूसरे को भी तीसरे के बराबर कर दो, y बटे 1 बराबर हो जाएगा 1 बटे 1, तो y बराबर भी हो जाएगा 1, यानी कि अतः x बराबर 2, y बराबर 1, ये हो गया इसका आंसर। जल्दी से सवाल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है, बोला गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, फिर आगे बोला है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या बताइए। यानी कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार उसने बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि x² माइनस y² बराबर 180, पहला समीकरण। दूसरी शर्त उसकी क्या है? दूसरी शर्त में बोला गया है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी y² बराबर कितना है 8x। इसको मान लो समीकरण नंबर 2 है। ये y² का जो मान है समीकरण 1 में रख दो, y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रख दोगे क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा x² माइनस का 8x बराबर 180। 180 को उधर लेके आ जाओ, x² माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर हो जाएगा 0। 180 के गुणनखंड करने हैं, 8x लाने हैं,
तो 18 ढाई 180, 18 गुणा 10, 18 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 और एक्स प्लस माइनस का 180 बराबर 0। माइनस का गुणा कर दो, इधर से एक्स का गुणा कर दो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन है, x माइनस 18, यहां प्लस का 10 कॉमन है, x माइनस 18। अब x माइनस 18 इधर हो जाएगा x प्लस 10, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 18। जब x बराबर 18 होगा तो y बराबर कितना होगा? y बराबर यहां रख दो, यहां रख दो, x का मान जो आया है वो यहां रख दो। तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है? वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणा 18। वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 ठीक 144, वाई बराबर हो जाएगा 12। यानी कि बड़ी संख्या जो होगी वो 18 होगी और छोटी संख्या जो होगी वो 12 होगी। बड़ी संख्या बराबर 18, छोटी संख्या बराबर 12। ये हो गया इस सवाल का आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। अगले सवाल में बोला जा रहा है एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान त्रिज्या के आधार, एक समान आधार के त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि एक ठोस जो है वो शंकु के आकार का है और जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और जिन दोनों की त्रिज्या यानी कि अर्धगोले और शंकु की जो त्रिज्या है वो समान है। तो आपको ज्ञात करना है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले के ऊपर जो शंकु रखा हुआ है उन दोनों अर्धगोले और शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या दोनों समान है। आर ऊंचाई मान लीजिए h, त्रिज्या ऊंचाई l। माना अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r। ठीक है, शंकु की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, और क्या बोला है? और उसने बोला है कि जो शंकु है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि शंकु अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। जब शंकु अर्धगोले के ऊपर रखा होगा तो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या आपस में बराबर होगी। यानी कि यहां दिया गया है, बोला गया है कि शंकु अर्धगोले पर
अध्यारोपित है, तब शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? शंकु की त्रिज्या भी r होगी, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ही शंकु रखा हुआ है। फिर उसने प्रश्न में बोला है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बोला गया है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो। ठीक है, यानी कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर है शंकु का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गई, यानी कि 2r बराबर हो गया l। तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है, चूंकि l बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, l के स्थान पे रख देना है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में, यानी कि हो जाएगा 2r बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वर्ग करने पर वर्ग कर दोगे तो इधर हो जाएगा 2r का वर्ग बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल वर्ग। 2 का वर्ग 4, r का वर्ग आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इससे वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर इधर भेज दो तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। कितना बचेगा? 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात। 3 को इधर भेज दो, एच स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, यानी कि आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3, यानी कि आर बटे एच का वर्ग बराबर हो जाएगा 1/3। तो आर बटे एच बराबर हो जाएगा 1/√3, क्योंकि जब यहां से वर्ग हटाओगे तो वर्ग हटाने पर उस साइड क्या हो जाएगा? वर्गमूल का निशान आ जाएगा। तो यानी कि r अनुपात h बराबर हो जाएगा 1/3, 1/√3। ये इस सवाल का हो गया आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र का अंतिम सवाल। कल की वीडियो में हम एक और नए प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। और अब से आपकी क्लास का रेगुलर टाइम हो गया है। पहले आपकी क्लास का टाइम था 6 बजे का, अब आपकी क्लास का टाइम हो गया है 7:15 बजे का। तो आपको पर डे 7:15 बजे आपको क्लास मिलेगी। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में देखो क्या बोला जा रहा है। अगले सवाल में बोला जा रहा है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया जिसका व्यास ज्ञात करना है। चलिए देखिए, 3 गोले थे, 1, 2 और 3। ये 3 गोले थे। एक की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, दूसरे की है 16 सेंटीमीटर और तीसरे की है 20 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो व्यास है वो दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका व्यास 12 सेंटीमीटर,
इसका मान लीजिए इसका 16 सेंटीमीटर और इसका 20 सेंटीमीटर। 3 गोले आपके पास थे, 12 सेंटीमीटर व्यास का, 16 सेंटीमीटर व्यास का और 20 सेंटीमीटर व्यास का। तो आपसे पूछा गया है इन तीनों गोलों को पिघलाकर, यानी कि इन तीनों गोलों को एक साथ पिघलाया गया और एक नया गोला बना दिया गया, तो इन तीनों का जो आयतन रहेगा वो एक जो नया गोला बनाया गया है उस गोले के आयतन के बराबर रहेगा। यानी कि 3 गोलों को पिघलाकर इन तीनों का वजन जो है वो एक नए गोले में डाल दिया गया। क्या कह सकते हो, इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया गोला जो बनाया गया, तो इन तीनों का जो वजन होगा, जो आयतन होगा, वो जो नया गोला बनाया गया उस गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी कि हमें दिया गया है 3 गोले दिए गए हैं, दिया है 3 गोलों का व्यास, तीन गोलों का व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ये 3 दिए गए। तो इनकी त्रिज्या निकाल लो। तब तीनों गोलों की त्रिज्याएं, देखो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यानी कि तीनों गोलों की त्रिज्या R1 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया। प्रश्नानुसार तीनों गोलों को पिघलाकर नया गोला बनाया गया। जब तीनों गोलों को पिघलाकर नया गोला बनाया गया तो नए गोले का आयतन, तब नए गोले का आयतन बराबर होगा तीनों गोलों के आयतनों का योग। तीनों गोलों की आयतनों का योग, ये हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए नए गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर, तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, यहां 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, ये हो जाएंगे। तो यहां से देखिए, यहां से क्या 4/3 पाई सब जगह उपस्थित है, कॉमन ले लीजिएगा। यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, मैंने कॉमन ले लिया तो बन गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, आर क्यूब बराबर हो जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। सबके मान रख दीजिएगा। R1 का मान 6, तो 6 का घन प्लस 8 का घन प्लस 10 का घन, 6 का घन 216, 8 का घन, 8 का घन कितना होता है 512 और 10 का घन, 10 का घन कितना होता है 1000। सबको जोड़ लीजिएगा। आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 6 2 8,
1 और 1 2, 5 2 7 और 1 का 1, 1728 हो गया। आर क्यू बराबर 1728, आर बराबर हो जाएगा त्रिघात मूल 1728, और 1700 जो 28 होता है वो 12 का घन होता है, तो आर बराबर हो गया, आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, व्यास पूछा था, अतः नए गोले का व्यास नए गोले का व्यास बराबर 2 गुणा आर, तो 2 गुणा 12 यानी कि हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। इसी के साथ अगली क्लास में जुड़ते हैं ना, ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।